आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी एंड यूपीएससी रडार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों की प्रिपरेशन में बूस्ट लाने के लिए एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है रडार स्पेशल। इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाएगा और इसमें प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और ये किसी भी आने वाले एग्जाम चाहे वो एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, क्योंकि इसमें सभी लेवल के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल। तो इन क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से आप अपना सपोर्ट जता सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या और वार्म ओशियन करंट। तो निम्नलिखित में से बताना है आपको कौन सी गर्म जलधाराएं हैं। तो ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो नीचे दिए हुए हैं लेकिन आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अलास्का करंट, अगुलहास करंट, फॉकलैंड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो इनमें से बताना है कौन सी वार्म ओशियन करंट है। ठीक है, इस पर फोकस करना। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, भले टाइम लग जाए, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो। एक क्वेश्चन डिस्कस करना यानी 10 क्वेश्चन डिस्कस करने के बराबर हो। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस हम करेंगे मैप के सहारे, क्योंकि मैप से स्टडी करेंगे तो वो कहीं कि लॉन्ग टाइम रिटेंशन के लिए काम करेगा और एग्जाम में हम अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक रफ मैप ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। तो मैं एक रफ मैप ड्रॉ कर लेता हूँ, ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। आप लोगों के सामने ही मैं ड्रॉ करता हूँ। ये सबसे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ करूँगा, एकदम रफ फिगर। ये साउथ अमेरिका हो जाएगा। मैं जानता हूँ गंदा बना है, लेकिन ठीक है, बनाने की कोशिश करना। इस पर एक तो लिखते नहीं बनता है, वरना मैप मैं थोड़ा अच्छा बना ही लेता हूँ। ये अफ्रीका हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी वाला पार्ट हो गया, ये यूरोप का हो गया, नॉर्वे डेनमार्क वाला रीजन, और ये इधर हो गया। तो इसको, और ये पैसिफिक ओशियन है और ये कहीं कि अटलांटिक ओशियन है और ये इंडियन ओशियन है। तो हमें इन करंट्स को ही मेजरली समझना है और मैं 2-3 करंट्स बता दूंगा जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वार्म, जैसा कि आप लोगों को पता है, करंट्स जो होती हैं वो ओशियन करंट्स वो 2 टाइप की होती है, एक तो वार्म होती है और एक कोल्ड ओशियन करंट होती है। तो वार्म ओशियन करंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा रेड कलर से और कोल्ड ओशियन करंट को ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आपको एक चीज़ समझ लेना है कि ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो नॉर्थ अमेरिका में ये जो है ऊपर कनाडा का हो जाएगा और ये यूएस हो जाएगा, थोड़ा नीचे होगा यूएस, और इधर का भी यूएस का पार्ट है जिसे अलास्का बोलते हैं। ठीक, तो जहाँ जो यहाँ पे करंट फ्लो करती है उसे बोलते हैं अलास्कन करंट। अलास्कन करंट कैसे फ्लो करती है, तो ऐसे फ्लो करती है, और ये वार्म करंट है क्योंकि ये इक्वेटर से पोल की ओर चलती है। जो वार्म करंट होती है वो इक्वेटर से हमेशा पोल की ओर चलती है और जो कोल्ड करंट होती है वो पोल से इक्वेटर की ओर चलती है, क्योंकि इक्वेटर का पानी गर्म होता है, इसलिए इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा तो वो कैसी होगी, वार्म करंट। तो ये अलास्कन करंट जो है वो कैसी है, तो ये वार्म करंट पूछा गया है, तो पहला वार्म करंट होगा। अच्छा, इसी तरीके से जो पोल से इक्वेटर की ओर आएगी वो कौन सी करंट होगी, वो होगी कोल्ड करंट, क्योंकि पोल्स का जो पानी होता है काफ़ी ठंडा होता है, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है। ठीक, और यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेना है, जैसे यहाँ से ये अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट चलती है। इसमें मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं कॉन्सेप्ट अलग से बता दूंगा। नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट हो जाएगी और इधर साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट जो चलती है, ये साउथ में इसके चलती है। यहाँ पे एक गल्फ स्ट्रीम फ्लो करती है जो कि क्योंकि इक्वेटर से पोल्स की ओर जा रही है इसलिए ये गर्म होगी और ये सबसे तेज फ्लो करती है एक सर्कल के रूप में। और यहाँ पे सार्गेसो सी का फॉर्म होता है। सार्गेसो सी में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये एक घास है। सार्गेसो जो नाम है वो सार्गेसम घास से इस सी का नाम पड़ा हुआ है, सार्गेसो सी। ठीक है, तो ये अलास्का करंट कहीं ना कहीं क्या हो गई, वार्म करंट हो गई। अब अगुलहास करंट पे आते हैं। अफ्रीका का एक्चुअली यहाँ पे एक जो पार्ट है वहाँ पे अगुलहास रीजन है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करती है वो इंडियन ओशियन से इक्वेटर से किसकी ओर आती है, इक्वेटर से इधर पोल की ओर आती है। तो ये भी एक कहने की वार्म करंट हो जाती है, अगुलहास की करंट। तो अगुलहास करंट भी वार्म, एक आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड, ये साउथ अमेरिका के पास है। ठीक है, तो यहाँ से एक करंट पोल से इक्वेटर की ओर चलती है जिसका नाम है फॉकलैंड। तो ये जो फॉकलैंड करंट है
ये कैसी होगी, ये कोल्ड करंट होगी, लेकिन पूछा है वार्म तो ये कोल्ड करंट है। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पड़ता है। ठीक, ये मैप थोड़ा छिप रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो इस इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली जो भी वेस्ट पार्ट में, जितनी भी किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में चलती है वो हमेशा कोल्ड ही करंट फ्लो करती है, क्योंकि क्या होता है वेस्ट पार्ट जितना भी है, और इसी कोल्ड करंट की वजह से यहाँ पे डिजर्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी कोल्ड करंट है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन से होंगे सही, 1 और 2। तो पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कुछ और ज़्यादा फैक्ट्स बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होंगे। जैसे अलास्का करंट, अलास्का जैसे मैंने देखा कि वो यूएस का पार्ट है, और यूएस का पार्ट है, वहाँ पे काफ़ी लो टेम्परेचर होता है, लेकिन ये कि वार्म करंट है वहाँ पे जाके टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है और वहाँ की जो लैंड है उसे इनहेबिटेबल बना देती है। और वहाँ पे कहीं की प्लांट्स एंड वेजिटेशन भी वार्म टेम्परेचर में थोड़ा उगते हैं, तो वहाँ पे प्लांट्स एंड वेजिटेशन भी इसकी वजह से उग जाती है, तो इसका एक बेनिफिट है। अगुल-हास करंट बात की मैंने, ये इंडियन ओशन में फ्लो करती है और एक कहीं की वार्म करंट है। फॉकलैंड करंट की बात करते हैं तो ये कहीं की क्या है, ये कोल्ड करंट है, और ये कहीं की साउथ अमेरिका वाले पार्ट में फ्लो करती है। ठीक, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट मैंने पढ़ा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जितनी भी कोल्ड करंट होती है उनकी वजह से कहीं ना कहीं डिजर्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये बात करते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पार्ट में डिजर्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे सिम्पसन डिजर्ट हो गया, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, गिब्सन लिख देते हैं, गिब्सन डिजर्ट हो गया, सिम्पसन हो गया, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट हो गया, ये सभी डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है जो कोल्ड डिजर्ट है और इस कोल्ड करंट की वजह से बने हुए हैं। ठीक, कोल्ड करंट होती है तो वहाँ पे कोल्ड प्रेशर जनरेट हो जाता है, वहाँ डिजर्ट कंडीशन बन जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो को कनेक्ट करता है। तो देखो सबसे पहले मुझे समझना स्टेट क्या होती है। स्टेट को फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं, स्टेट जो होता है वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। मान लो ये एक वाटर बॉडी है और ये एक दूसरी वाटर बॉडी है, तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी होगी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगी, और इस वाटर बॉडी का मान लो नाम है सी। तो सी क्या है, एक वाटर बॉडी ही है, यानी सी जो है स्टेट है जो इन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है। लेकिन ये दो लैंड मास, जैसे ये मान लो डी है और ये है ई, ये एक लैंड मास है, इनको सेपरेट करने का काम करती है, क्योंकि वाटर बॉडी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रही है और यहाँ पे लैंड मास को सेपरेट करने का काम कर रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्टेट। स्टेट यानी जल डमरू, और ये कहीं की वाटर बॉडी होती है, लैंड मास नहीं होता, ये वाटर बॉडी होती है। तो हमें मेन चीज क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट इन मतलब कनेक्ट करती है, स्टेट का नाम बताना है। तो सबसे पहला जो है ऑप्शन वाइज देखेंगे, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। जैसा कि मैंने मैप बना लिया, मैं है मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे एक पड़ता है ब्लैक सी। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ये ब्रिटेन वाला पार्ट है, यहाँ पे नॉर्थ सी पड़ता है, नॉर्थ सी। ठीक, और ये क्या है, ये यहाँ पे ये वेस्ट एशिया है और ये अफ्रीका, इसको सेपरेट करने का काम करता है रेड सी। तो अब इन सी को मैंने डिनोट कर लिया, अब इनको समझते हैं। और यहाँ पे जैसा कि इंडिया के पास क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी। ठीक, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, रेड सी यहाँ पे है और मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे, तो इनको तो कोई वाटर बॉडी जोड़ ही नहीं रही है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लैंड मास है, उसको काट के अफ्रीका का जो इजिप्ट वाला पार्ट था उसको काट के तो सुएज कैनाल खुद बनाई गई है, वहाँ पे कोई नेचुरल बॉडी है ही नहीं। ठीक है, तो ये लैंड मास यहाँ से कोई वाटर बॉडी कनेक्ट ही नहीं हो रही, क्योंकि बीच में लैंड मास है, तो इसलिए ये वाटर बॉडी यहाँ पे कोई वो होगा ही नहीं। ठीक है, वाटर बॉडी होगी नहीं तो इसका मतलब स्टेट नहीं होगी, यानी पहला ऑप्शन सरासर गलत है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पूछी गई है, ध्यान रखना, रेड सी है और अरेबियन सी। रेड सी ये हो गया, अरेबियन सी ये हो गया, बिल्कुल इनको एक वाटर बॉडी कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्ट कर रही है, और इस वाटर बॉडी का नाम क्या है, ये स्टेट का नाम क्या है, ये स्टेट है बब अल मंडेब। तो ये ध्यान रखिएगा, बब अल मंडेब किसको कनेक्ट करने का काम करती है, रेड सी या अरेबियन सी। अरेबियन सी में ही एक गल्फ ऑफ अडेन है, तो इसको कनेक्ट करने का काम कौन करती है, बब अल मंडेब। मैं लिख दे रहा हूं, बब अल मंडेब। अब थर्ड ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन ये वाला पूरा जानते हो पार्ट पड़ता है, तो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी, बिल्कुल इनको कनेक्ट करने का काम कोई ना कोई करती होगी। और यहाँ पे एक स्टेट है जो वाटर बॉडी है वो कनेक्ट करने का काम करती है, और उसी का नाम है जिब्राल्टर स्टेट। तो जिब्राल्टर स्टेट कहीं कहीं कौन ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। तो जिब्राल्टर स्टेट किसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी जिब्राल्टर जो स्टेट है वो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने का काम करता है, लेकिन ये दो लैंड मास को भी सेपरेट करेगा। तो ये अफ्रीका है
और ये क्या है, यूरोप है। कभी कभी यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है, ये स्पेन है, यहाँ पे स्पेन हो जाता है और यहाँ पे मोरक्को हो जाता है। तो मोरक्को और स्पेन को सेपरेट करने का काम कौन करती है, तो जिब्राल्टर स्टेट, ऐसे भी पूछ लेते हैं। अच्छा, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी, हमने बताया मेडिटेरेनियन सी ये है और ब्लैक सी ये है। यहाँ पे एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करने का काम करती है, स्टेट है, उसका नाम है बोस्फोरस स्टेट, बोस्फोरस। तो ये लिख लीजिएगा, बोस्फोरस स्टेट होती है। ठीक, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन भी डिटेल में डिस्कस कर लिए और आपको कमेंट में बताना है, एक हॉर्मुज स्टेट है, हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, हार्मुज स्टेट, और किन दो लैंड मास को सेपरेट करने का काम करती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, और आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द ओशियन करेंट्स। तो ऑप्शन दिया हुआ है कोरियोलिस फोर्स, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटी होगी, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड। तो इनको समझना है कि कौन कौन से ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, टोटल 4 फैक्टर्स, ये जल्दी। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा ही आगे पढ़ाते टाइम कि यहाँ से विंड्स ब्लो करती हैं। देखो, विंड्स को ब्लो करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इक्वेटर के पास, और यहाँ पे कौन सा है, लो प्रेशर जोन बनेगा। तो लो प्रेशर जोन बनेगा तो यहाँ से जो विंड फ्लो करनी चाहिए, वहाँ पे ऊपर जो है वो क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा पड़ती है दोनों साइड में, तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। ठीक, तो वहाँ से जो विंड चलेंगी वो इधर की ओर चलेंगी, लेकिन ये कोरियोलिस फोर्स की ओर से की इफेक्ट की वजह से ऐसे मुड़ जाती हैं। ठीक, और इन्हीं विंड की इफेक्ट से बाद में ओशियन करंट्स क्या होती हैं, ये ओशियन करंट जो होती है ना, वो मैं बताता हूँ फिर से। ये अभी मैंने विंड्स वाला पैटर्न बताया था, अब मैं ओशियन करंट वाला बताता हूँ। तो विंड्स ऐसे चलती हैं, लेकिन क्या करेंगी, विंड्स भी इनकी फ्रिक्शन जनरेट करेंगी वाटर पे। ओशियन करंट्स क्या होंगी, वाटर बॉडी पे ही फ्लो करेंगी, वाटर मास ही होता है एक हिसाब से, तो वो कहीं की इससे रगड़ के ऐसे ला देती हैं। तो कोरियोलिस इफेक्ट होगा इन पे, बिल्कुल होगा। तो ओशियन करंट्स को सीधे फॉलो होने की वजह भी कहीं की क्या होती है, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के पास। तो क्या होगा, पहला कोरियोलिस फोर्स होगा। ग्रेविटी भी होगी। कैसे होगी, देखो जैसे एक वाटर बॉडी है, ऐसे मैंने बनाया, ठीक, ये ऐसे वाटर इसमें भरा हुआ है। अब करंट कैसे फ्लो करती है, इनको ध्यान देना है। अब देखो सीधा सा ये वाटर, इसे शांत होना चाहिए, वाटर को शांत होना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये समुद्र का वाटर है, इसमें पता है समुद्र के जल में कहीं ना कहीं खारा पानी होता है, और सैलाइन जो वाटर होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वो जैसे भी कंकड़ पत्थर होंगे वो, या इसमें जो साल्ट्स होते हैं वो मिले होते हैं Na कैल्शियम के, वो सभी नीचे, इसे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होने से इस पर ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी। तो ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर नीचे की ओर आएगा, और ये वाटर नीचे की ओर आएगा तो यहाँ इसको फिल करने के लिए यहाँ से वाटर इधर की ओर आएगा, तो ये एक फ्लो बन जाता है ओशियन करंट के फॉर्म में। ये भी कहीं ओशियन करंट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रेविटी भी दूसरा रीजन होगा। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया इक्वेटर के पास टेम्परेचर हाई होता है, तो ऑब्वियसली बात टेम्परेचर यानी इंसोलेशन, यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात की जा रही है, इसे इंसोलेशन बोलते हैं। तो इस सोलर एनर्जी की वजह से टेम्परेचर हाई होता है, और यहाँ पे इक्वेटर के पास करंट फ्लो करती है, ठीक है, इक्वेटर से लगे हुए। तो इनका एक फैक्टर ये भी है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। बिल्कुल, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ की ओशियन करंट्स क्या होंगी, वार्म होंगी, और जहाँ का टेम्परेचर जैसे पोल्स के पास कम होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो, जहाँ ओशियन करंट्स जो वहाँ उधर से आती हैं वो क्या होती हैं, कोल्ड ओशियन करंट्स होती हैं। तो तीसरा फैक्टर भी सही होगा। और विंड तो ऑब्वियसली बात इफेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया वो फ्रिक्शन जनरेट करके वो विंड अपनी डायरेक्शन में ब्लो करने की कोशिश करता है वाटर को। तो ये चारों फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो 1, 2 एंड 3 एंड 4 हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। तो ये काफ़ी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। तो इन क्वेश्चन को इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स, तो उन्हें कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं अपने पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आपको डिटेल में पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, और भी मैं आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब मैं आ रहा हूँ चौथे क्वेश्चन पे। जैसे चौथा क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये सीडीएस 2025 में पूछा भी गया है, ठीक है। इसमें कुछ आसान भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं, लेकिन टफ भी क्वेश्चन भी हैं, अच्छे जो हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी जरूरी नहीं कि एग्जाम में इजी ही क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, टफ आते हैं। तो दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो मैं ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी निम्नलिखित जो जलवायु दी गई हैं इनके रेफरेंस में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो आपको बतानी है। जैसे पहला जो दिया हुआ है स्टेटमेंट,
ट्रॉपिकल वेट ड्राई विंड्स, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इनका विंटर जो होता है वो ड्राई होता है, विंटर ड्राई सीजन, यानी जो यहाँ पे क्लाइमेट टाइप दिया गया है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, उन्हीं का क्लाइमेट टाइप्स दिया गया है, उनसे मिलता जुलता, और इनकी कहने की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा रही है। वैसे देखा जाए तो जियोग्राफी में सबसे टफ कॉन्सेप्ट ही कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन माना जाता है, लेकिन मैं उसको बहुत आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फोकस करते हैं। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ये क्लाइमेट का टाइप है, ये कैसी क्लाइमेट हो गई। अच्छा, अगर वेट है तो ड्राई कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वेट सिचुएशन होगी और ड्राई सिचुएशन होगी। जैसे मैं फिर से एक अर्थ को ड्रॉ कर लेता हूँ, ग्लोब को अपने, ये इक्वेटर हो गई। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, एक एक वर्ड का मतलब समझना है। ट्रॉपिकल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ट्रॉपिक्स हमारे दो होते हैं, एक होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेकेंड होता है नीचे जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए साउथ लिख रहे हैं। तो ये वाला जो बीच का एरिया है इन्हें बोलते हैं ट्रॉपिक्स। अब इसे मुझे समझना है कि यहाँ इक्वेटर के पास जो पूरा रीजन होता है, यहाँ पे पूरे हर साल बारिश ही होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। वही 2 से 4 बजे के बीच क्लाउड्स का इतना फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्शन के थ्रू कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, यहीं पे अमेजॉन फॉरेस्ट इसी लोकेशन में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई मेन उस पर आते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं क्योंकि समझाते हुए। अच्छा, तो वेट कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ और नहीं बोलना है कि जो सूर्य है, सूर्य जो हमारा सन होता है, वो सन जो होता है इन 3 पोजीशन के बीच रोटेट करता है, मतलब घूमता है। वास्तव में हमारी जो अर्थ होती है वो 23.5 डिग्री पे झुकी होती है, तो अर्थ का तो मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि अर्थ का अपने रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है। लेकिन और सन भी अपने, एक देखा जाए अर्थ के रिस्पेक्ट में अपने लोकेशन पे एकदम स्टैटिक है, तो सन का कैसे मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे सन का अपेरेंट मूवमेंट होता है, क्योंकि अर्थ अपने 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है अक्ष पे, इसलिए ऐसा लगता है कि अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है सन के। तो एक तरफ आप समझ सकते हैं ना, इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरफ जैसे ये झुकी हुई है, तो इधर जो सन होगा इस टाइप इस साइड में आ जाएगा, जब इधर अर्थ आ जाएगी तो इस साइड में आ जाएगा, और बीच में इनके बीच ऐसे मूवमेंट होगा। तो ये अपेरेंट मूवमेंट होता है सन का। तो जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है, इसी तरीके से ITC-Z जो जोन होता है, ITC-Z जोन जो है, इसे सिंपल समझ लेना है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, ये वार्म टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ जहाँ ये ITC-Z जोन जाएगी वहाँ पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर वार्म होगा, वहाँ पे रेनफॉल होगी, क्योंकि सन के अपेरेंट के मूवमेंट के साथ ये जब सन इधर होगा तो टेम्परेचर यहाँ पे वर्टिकल इसकी जो रेस पड़ेंगी यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगी, यहाँ आएगा तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, यहाँ आएगा तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, ITC-Z के मूवमेंट के साथ रेनफॉल इफेक्ट हो रही है। तो इन सीजन के वाइज क्या होता है, सीजन वाइज यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे रेनफॉल में चेंज आता है। तो कहीं ना कहीं जो समर रीजन होता है, समर रीजन का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगी, रेनफॉल अच्छी खासी हो जाएगी, तो वहाँ पे वेट सीजन हो जाएगा, तो वेट क्या होंगी, समर्स होंगी, और जो विंटर होंगी वो ड्राई होंगी। हालांकि विंटर यहाँ पे इतनी ड्राई नहीं होती, वो उसमें भी बारिश हो जाती है, ठीक। तो मेन चीज़ जो पहला दिया हुआ है ट्रॉपिकल, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन में है, वेट है ड्राई है, तो इसकी कैरेक्टर क्या होगी, विंटर ड्राई सीजन होगी बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये पहला क्या है, सही है। अब सेकेंड क्या है, मिड लैटिट्यूड। अब हमें मिड लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट समझना है, हम समझाने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा इसे डीप में, ठीक है। तो मिड लैटिट्यूड्स देखो, हमें पता है ये 0 डिग्री है, और ये यहाँ पे अगर एक रफ लाइन खींच दें तो ये 30 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री साउथ हो जाएगा। ये क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ है, और ये क्या है, 90 डिग्री साउथ है, साउथ पोल है। 2 हेमिस्फीयर में इक्वेटर ने बांट दिया, इक्वेटर है ये, इक्वेटर ने 2 हेमिस्फीयर में बांट दिया। अब हमें समझना है मिड लैटिट्यूड क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं 0 से 45 डिग्री, अब मैथ वाला कॉन्सेप्ट समझना, 0 से 90 डिग्री क्या होता है, पूरा ये एंगल होता है यहाँ पे अर्थ में, 90 डिग्री नॉर्थ साउथ होता है और 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ऐसे बांटती है। तो इसका मिड क्या होना चाहिए, आप लोगों को बताइए। तो 0 से 30 इस तरीके से देखा जाए तो 30 से 60 के बीच कहीं ना कहीं मिड लैटिट्यूड होगा, एवरेज निकाल लो, लगभग 90 का 45, यानी 45 के आसपास जो रीजन होगा, 45 से 15 माइनस कर लिए, 45 से 15 ज़्यादा कर लिए, यानी 30 से 60 के बीच का जो लैटिट्यूड होगा रफ, ये कोई
फिक्स नहीं है कि इतना ही, कुछ लोगों का परसेप्शन कुछ और है मिड लैटिट्यूड मानने का, लेकिन ये अगर देखा जाए कुछ लोग 40 से 60 बोलते हैं, कुछ लोग 45 से 60 बोलते हैं, कुछ लोग 30 से 60 बोलते हैं, तो हम एकदम ब्रॉड एरिया इसका ले लिए। तो 30 से 60 वाला जो होगा, 60 यहाँ पे लाइन बना लिए और 60 यहाँ पे मैंने बना ली, 60 डिग्री साउथ 60 डिग्री नॉर्थ, तो ये लैटिट्यूड मिड लैटिट्यूड हो जाएगा और ये वाला भी यहाँ पे मिड लैटिट्यूड होगा। तो मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड, स्टेपी और ड्राई होता है। स्टेपी क्या है? स्टेपी जो है कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में जो पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं। घास के मैदान क्या होते हैं? ग्रासलैंड। ये सिंपल ये नहीं समझना है कि वहाँ पे घास होती है। घास के मैदान का मतलब ये होता है कि भाई वहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है और वहाँ पे डिजर्ट एरिया भी नहीं है, वहाँ पे कुछ घास होगी, कहीं कहीं पेड़ होंगे, तो वो कहीं कि क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट नहीं होते वहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट भी नहीं होते हैं वहाँ पे, मरुस्थल भी नहीं होता है, उनका कहीं ना कहीं बीच की कड़ी होती है। कहीं फॉरेस्ट छोटे मोटे पेड़ हो गए, बड़े पेड़ हो गए, बड़ी बड़ी घास होती हैं, जैसे सवाना घास के मैदान होते हैं, लेकिन स्टेपी थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। तो स्टेपी जो ग्रासलैंड्स होती हैं वहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सेमी एरिड, इसलिए इसके आगे सेमी एरिड लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना तो एरिड रीजन, एरिड रीजन का मतलब काफ़ी कम बारिश होती है, यहाँ पे 15 to 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और सेमी एरिड में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, ठीक है, या फिर ड्राई, ठीक। तो ये मिड लैटिट्यूड होगा। बिल्कुल मिड लैटिट्यूड में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनकी वजह से बारिश भी हो जाती है। तो स्टेपी जो घास के मैदान होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मिड लैटिट्यूड्स में बारिश होती भी है, नहीं भी होती है, ये सेमी एरिड रीजन होता है, यहाँ पे बारिश कम देखने को मिलती होती भी है, तो वो कहने की टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब थर्ड की बात करते हैं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना इंडिया है, क्योंकि इंडिया पड़ता कहाँ पे है, ये इक्वेटर है, ठीक। इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ता है हमारा, तो ये यहाँ से 23 डिग्री रफ एकदम फिगर बनाया है। नॉर्थ जो है हमारे इंडिया के बीच से होके जाती है गुजरात राजस्थान वाले रीजन से, तो इसके ऊपर का जो एरिया हो गया वो सब ट्रॉपिक्स में पड़ गया कि नहीं, सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक्स के जो ऊपर पड़ता है वो उसे बोलते हैं सब ट्रॉपिक्स। यहाँ पे ट्रॉपिक्स के जो नीचे पड़ेगा उसे सब ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक्स के उस पार पड़ेगा उसे सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो सब ट्रॉपिकल सबका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, नो ड्राई सीजन, ऐसा होता ही नहीं है। ड्राई होता है भाई, विंटर ड्राई होती है, वार्म समर होती है, लेकिन समर जो होती है वो वेट होती है, क्योंकि हमारा जो सीजनल जो विंड्स होती हैं वो चलती हैं और मानसून में रेनफॉल होती है। कभी कभी विंटर में भी हमारे वहाँ पे रेनफॉल हो जाती है। तो देखिए नो ड्राई सीजन ऐसा नहीं है, ड्राई सीजन होता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ड्राई सीजन क्या है कि सितंबर को तो छोड़ दिया जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें रेनफॉल होती ही नहीं है। जनवरी में हो जाती है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है थोड़ी बहुत। तो ये वाला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नो ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन होता है, ठीक है। अब ये वाला अब देख लीजिए फरवरी मार्च में कितना ड्राई सीजन होता है। यहाँ पे हमारे होंठ फटने लगते हैं, लिप्स पे वो लिप बाम लगाना पड़ता है, कई सारी चीज़ें, ठीक। मैरीन वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं। मैरीन वेस्ट कोस्ट ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तीसरा वाला गलत, पहला सही दूसरा सही। अब चौथा देखते हैं ये वाला सही है या नहीं। मैरीन वेस्ट कोस्ट का मतलब क्या हो गया, वेस्ट कोस्ट का हमेशा कोस्ट जो जहां भी वर्ड आएगा इसका मतलब लैंड मास से कनेक्शन है, वाटर मास से कनेक्शन है नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमारा ये इंडिया हो गया, तो ये वाला जो रीजन होगा ये वेस्ट कोस्ट होगा, ये क्या होगा, ईस्ट कोस्ट होगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना है, ठीक है। तो मैरीन वेस्ट कोस्ट, मैरीन का मतलब हो गया समुद्र से, समुद्र के किनारे जो वेस्ट कोस्ट पाए जाते हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। वहाँ पे क्लाइमेट कैसी होगी ये पूछ रहा है। तो हम फिर से बना लेते हैं किसी भी एक चीज़ को, जैसे हम बना लेते हैं अफ्रीका को, ऐसे समझ लेना है, ठीक है। ये यूरोप हो गया और ये इंडिया हो गया यहाँ पे ऐसे, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया। तो वेस्ट कोस्ट ये वाला होगा, वेस्ट कोस्ट ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समुद्र पाया जाता है। कौन सा, पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, ये वेस्ट कोस्ट हो गया, ये वेस्ट कोस्ट हो गया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ यहाँ जो फ्लो करती है अपवेलिंग जोन होता है, और ये ओशियन करंट्स, कोल्ड ओशियन करंट्स फ्लो करती हैं। तो यहाँ का जो रीजन होगा, यहाँ पे अगर कोल्ड है तो इसका मतलब इसके जो एयर कॉन्टेक्ट में होगी उसका टेम्परेचर काफ़ी लो होगा। अगर टेम्परेचर ही काफ़ी लो होगा इसका मतलब लो, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन रहा है। हाई प्रेशर का मतलब हवाएं जो होती हैं वो नीचे की ओर दबती हैं, और जब भी हवाएं नीचे की ओर आएंगी वहाँ पे रेनफॉल होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे एक तो कोल्ड ओशियन करंट्स होती हैं, इसकी वजह से हाई प्रेशर जोन बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो विंड्स होती हैं वो भी
अब क्या होती हैं, नॉन सोर होती हैं, यानी अब तटीय पवनें चलती हैं। तो यहाँ पे एकदम डिजर्ट कंडीशन बनती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दो, पेटागोनिया का डिजर्ट हो गया, ठीक है, और किसका डिजर्ट हो गया, अटाकामा डिजर्ट हो गया, जो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डिजर्ट है, यहाँ पे साउथ अमेरिका वाले रीजन पे पाया जाता है। यहाँ पे नामीबिया डिजर्ट है, ठीक है, कालाहारी डिजर्ट है, कालाहारी बुशवेल्ड है। यहाँ पे हमने बताया ऑस्ट्रेलिया में कई सारे डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट और विक्टोरियन डिजर्ट, ये सभी के यहाँ है, ये सभी डिजर्ट कंडीशन बन रही है। और यहाँ पे ऑप्शन में ही लिखा हुआ है भाई नो ड्राई सीजन। अरे गलत है यार, ड्राई सीजन कैसे नहीं होगा, ड्राई ही सीजन तो पूरा है, तो ये ड्राई सीजन होता है, यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए। सीवियरली कोल्ड समर, कोल्ड होती है क्योंकि कोल्ड ओशन करंट्स फ्लो करती हैं, लेकिन ये जो नो ड्राई सीजन है इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो ऑप्शन कितने लिखा है, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो इज या आर करेक्टली मैच्ड, तो 2 करेक्टली मैच्ड है, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। तो मैंने ये चौथा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी सोच रहे होंगे एसएससी सीजीएल बोल के यूपीएससी का पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन भाई ऐसे क्वेश्चन जानने चाहिए, सीजीएल मेंस में आ जाते हैं या किसी भी और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी क्लास है। हालांकि इसमें एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान वाले हो ही जाएंगे। हम लोगों के कॉन्सेप्ट ही सही नहीं होते हैं, हम लोग रटना चालू कर देते हैं, तो वो चीज़ें एग्जाम में हेल्प नहीं करती हैं। हालांकि जब मैं ज्योग्राफी या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम लिमिटेशन भी है, उसी में क्वेश्चन को डिस्कस करना है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एनीवे 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये आसान क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूछा गया इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव। देखो हम लोग एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है और हम लोग एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट है, हम लोगों की इंग्लिश भी अच्छी ही होती है, तो ऐसे नहीं कि किसी चीज़ों को रटना है, पहले समझना इक्विनॉक्स होता क्या है, इस वर्ड को तोड़ते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ते समय तोड़ते हैं, ठीक। इक्वी का मतलब क्या हो गया, इक्वल, ये रूट वर्ड यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है। और नॉक्स जैसे नॉकटर्नल हो गया, जो जिनकी जो रातचर्या होती है, दिनचर्या होती ही नहीं, रात में एक्टिव होते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉकटर्नल, नॉक्स होता है, ठीक। तो नॉक्स, इक्विनॉक्स यानी जिसमें नाइट क्या हो, इक्वल हो, अगर डे और नाइट जब इक्वल हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। तो इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव। भाई डे एंड नाइट कब इक्वल होंगे, जब कहीं कि हमारा जो इक्वेटर होगा, इक्वेटर पे सनरेज पर्टिकुलर पड़ेंगी, तभी तो जो दोनों ग्लोब हैं, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर है, सॉरी दोनों हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इनमें बराबर जो सन की रेज पहुंचेंगी तभी तो डे एंड नाइट इक्वल होंगी। क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है 23.5 डिग्री, 24 आवर में रोटेट कर जाती है, तो दोनों तरफ अगर रोटेट करेगी तो भाई डे एंड नाइट तभी इक्वल होंगे जब हम कहीं कि इक्वेटर पे हमारी जो सनरेज वर्टिकली पढ़ेंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो ये तो सीजीएल का लल्लू सा क्वेश्चन हो गया, हालांकि और क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, छठा क्वेश्चन ये है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। तो ये बताइए आप लोग, वैसे इसका आंसर क्या होगा, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटका है। सबसे पहले हमें समझना है टाइगर रिजर्व, इसे बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। वैसे हमारा इंडिया जो है टाइगर के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। हमारे अगर वर्ड्स में जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो हमारे इंडिया में लोकेटेड है। आप लोगों को ये बताना है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, और उस स्टेट को इंडिया में टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट जान लीजिए कि टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो 1973 में स्टार्ट किया गया था, और इसी प्रोजेक्ट के तहत एक टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था, जो कि जिम कॉर्बेट था। अच्छा, जिम कॉर्बेट जो एक नेशनल पार्क भी है। कर्नाटका में कौन से टाइगर रिजर्व है, नागरहोल है, बन्नेरघट्टा है, ये सभी टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में दांडोबा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन श्री सल्लम टाइगर रिजर्व, और यहाँ जो नागार्जुन श्री सल्लम के नाम से एक डैम भी है, ठीक है। और केरला में क्या है, अगस्तमलाई है, बहुत ज़्यादा फेमस है, पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो ये सभी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब ये हमें 7वां क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो सीडीएस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने एक इजी एक टफ क्वेश्चन रखा है उस तरीके से। तो आइडेंटिफाई द क्लाइमेट बेस्ड ऑन द गिवन बिलो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 3 दी गई हैं, और इनके बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सी जो क्लाइमेट है इन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वालिफाई करती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लो एंड इज अराउंड 15 सेंटीमीटर। अगर भाई 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है तो उस एरिया को डायरेक्ट क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, एरिड रीजन। एरिड रीजन यानी डिजर्ट वाला रीजन, ठीक है।
एरिड रीजन होगा यानी डिजर्ट होगा। तो इसका मतलब इनमें से देखना है कौन सा डिजर्ट होगा। पहले हम अभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो पहले का मतलब यही हुआ कि वो डिजर्ट होना चाहिए। अच्छा पहला देखते हैं, सब ट्रॉपिकल एसटीपी। क्या मैंने देखा, एसटीपी अभी डिस्कस किया है। एसटीपी क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं। अगर ये ग्रासलैंड होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है यहाँ पे रेनफॉल होती ही नहीं है, 15 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी। यहाँ पे होगी तो ये जो घासें हों वो भी नहीं उग पाएंगी। ये कहीं की मीडियम रेंज वाली होती है, ये सेमी एरिड होता है। ये क्या होता है, सेमी एरिड होता है। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन गलत। और ये कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, इसलिए सब ट्रॉपिकल लिखा हुआ है। ह्यूमिड सब क्लाइमेट, अच्छा ह्यूमिड है, ह्यूमिड तब वर्ड आता है जब रेनफॉल होती है तभी ह्यूमिड आएगा। ये एरिड हमेशा उसके लिए आता है जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती या तो बहुत कम होती है, सेमी एरिड उसे बोला जाता है। जहाँ पे नहीं होती उसे एरिड बोला जाता है। ये ह्यूमिड है, ह्यूमिड देख के ही काट सकते हैं। और ये सब ट्रॉपिकल है अपने इंडिया को, कहीं ना कहीं ये इंडिया वाली कंडीशन है। तो इंडिया में क्या भाई 15 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, ऐसा है ही नहीं, कुछ रीजन्स को छोड़ के। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, इसको देखते हैं। देखो कोल्ड क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लो होगा, हाई प्रेशर जहाँ रहेगा वहाँ पे कहीं ना कहीं डिजर्ट जैसी कंडीशन बनेगी, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाएगी। जैसे अजोर साई होते हैं, कई सारे हाई पड़े होंगे जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। विद ड्राई विंटर्स, देखो कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, इसको अभी छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये टुंड्रा एंड टैगा, ये कहीं की पोल्स रीजन में पाई जाती है। ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, कौन सा बचा, ये केवल ये तीसरा वाला, तो तीसरा वाला हो जाएगा कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी आर सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स, जो कि यूपीएससी सीएपीएफ 2025 में पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता है कि जापान जो है, जान लेना चाहिए, जापान जो 4 आइलैंड कंट्री से बना हुआ है, ऐसे हैं। ठीक है, ये हो गया होकाइडो आइलैंड, जापानीज नेम है तो ऐसे ही होते हैं। होकाइडो हो गया, ये होन्शु आइलैंड हो गया, इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम भी ध्यान रखना है। और ये सिकोको आइलैंड हो गया, सिकोको, और ये हो गया क्यूसू आइलैंड। ठीक, तो ये क्रम ध्यान रखना है, नॉर्थ टू साउथ क्रम है। ये जापान 4 आइलैंड कंट्री से बना है। ये पूछ रहा है हिरोशिमा और नागासाकी किस आइलैंड पे है। इन 4 आइलैंड में कौन कौन से पे, ये दो यानी अलग अलग दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब अलग अलग पे लोकेटेड होंगे, एक पे ही तो होंगे नहीं। तो देखना है, ये होन्शु जो है, होन्शु पे ही है हमारा क्या है, हिरोशिमा। एच से होन्शु और एच से हिरोशिमा, हिरोशिमा इस पे है। ठीक, और ये सिकोको पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है वरना बता देते। होन्शु आइलैंड पे ही ध्यान रखिएगा कि इसी पे जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और तो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने से संबंधित है। क्योंकि क्यूसू पे क्या है, नागासाकी, तो ऑप्शन क्या होगा, होन्शु पे हिरोशिमा है और क्यूसू पे नागासाकी है, तो होन्शु एंड क्यूसू यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले बताना है, प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो इन डिजर्ट्स, यानी डिजर्ट्स में ग्रो करने के लिए ये जाने जाते हैं। एंड अदर ड्राई हैबिटेट्स, ठीक है, आर कॉल्ड, तो जीरोफाइट्स क्या जाते हैं, मीजोफाइट्स क्या जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स या हेलोफाइट्स। तो सबसे पहले इन ये कैटेगरी क्या हुई हैं, फाइट्स का हमेशा अगर फाइट आ जाए या फाइटो आ जाए इसका मतलब प्लांट होता है। ठीक है, तो जहाँ पे फाइट वर्ड होता है ये रूट वर्ड होता है प्लांट्स के लिए, और जीरो का मतलब ये डिजर्ट होता है, तो डिजर्ट में ग्रो होने वाले को क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। और ये जो सभी प्लांट्स की कैटेगरी दी हुई हैं ये कहने की वाटर के बेसिस पे कि इनके लिए कितनी इंटेंसिटी चाहिए वाटर के लिए, उनके बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया है। मीजोफाइट्स, तो जीरोफाइट्स के लिए तो कोई वाटर नहीं चाहिए, यहाँ पे ये एरिड रीजन में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कैक्टस हो गए, ठीक है, एलोवेरा हो गया, एलोवेरा ये सभी कहीं ना कहीं इसमें ही ग्रो होते हैं। और अगर मीजोफाइट्स, इसका मतलब मीजो का मतलब मीडियम होता है, मीडियम वाटर चाहिए इनके लिए, तो जितने भी ज़्यादातर जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर यहीं पे ग्रो होते हैं, मीजोफाइट्स ही होते हैं। हाइड्रोफाइट्स यानी इनके लिए पानी ही पानी चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स में कौन कौन से, जैसे हायासिंथ होगी, वाटर हायासिंथ जो जलकुंभी होती है, ये वाटर में ग्रो करने वाले होते हैं। हैलो का मतलब होता है सलाइन, यानी जो सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, तो सभी का रिलेशन कहीं ना कहीं वाटर से है। यहाँ पे सलाइन वाटर हो गया, तो सलाइन वाटर में कौन से ग्रो होते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं मैंग्रोव्स हैं, तो ये मैंग्रोव्स। ठीक, तो इनको रूट वर्ड से ही ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जीरोफाइट्स आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बताना है कि हाइड्रोफाइट्स और एक वर्ड होता है जिससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कोई रिसेंट एग्जाम हुआ था आरओ में, हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोफाइट्स एक प्लांट्स होते हैं और हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक होती है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है और हाइड्रोफाइट्स और हाइड्रोपोनिक्स में डिफरेंस क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कौन से इंडिया में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था।
तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उसी के तहत जो फर्स्ट इस्टेब्लिश किया गया था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु, मेजरली तमिलनाडु में है। नीलगिरी जो हिल्स हैं वहीं पे लोकेटेड है, वहीं के आसपास, और कर्नाटका में है और केरला में है। ये 3 स्टेट्स में लोकेटेड है उनकी बाउंड्रीज पे। नंदा देवी कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, जैसे कि हम लोगों को पता है, वहाँ पीक भी है नंदा देवी पीक। गल्फ ऑफ मन्नार ये कहाँ होगा, तमिलनाडु में होगा। और सुंदरबंस कहाँ है पे है, तो ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो 12वां क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। द विच, अब 13 नंबर क्वेश्चन है, द रिवर ऑन विच बगलिहार डैम एंड रतले प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। बगलिहार डैम और रतले प्रोजेक्ट किस रिवर पे बन रहे हैं या बने हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले बता देते हैं रतले प्रोजेक्ट के बारे में। ये 2022 से इस पे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो रिवर वाटर होता है उसे रोक के कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल होती है टोटली। तो बगलिहार डैम और ये कहीं किस पे बने हुए हैं, तो ये है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर पे 2 और इंपॉर्टेंट डैम है, जो कहीं कि सलाल डैम है और कौन सा है, दुलहस्ती है। सलाल और दुलहस्ती, ठीक। अब 14 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। 14वें नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो सीडीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पे फोकस करना है। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लाउड, दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन। यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और ये बताना है कौन से क्लाउड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, किस टाइप के क्लाउड्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन। यानी ये कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होता क्या है, देखो 3 टाइप्स के मीडियम होता है इलेक्ट्रिसिटी या हीट के उसके लिए, हीट ट्रांसफर के लिए। पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन जो होता है वो कहीं कि सॉलिड में होता है, जैसे मेटल वेटल में होता है। जब हम लोग खाना बनाते हुए कलछुल वलछुल पकड़ते हैं तो जो लगता है ना हीट, वो कंडक्शन के थ्रू होता है। और जो कॉन्वेक्शन होता है वो वाटर में होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉलिड में मूव नहीं कर सकते। कॉन्वेक्शन जिसे बोलते हैं संवहन, ठीक है। और कंडक्शन को बोलते हैं चालन। तो ये वाटर में होता है और एयर में होता है, क्योंकि एयर में भी पार्टिकल्स फ्री होते हैं, ये मूव करते हैं। जहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर करके अपने आप को गर्म करते हो, हीट ट्रांसफर करते हो, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्शन। और एक होता है रेडिएशन, तो वो सोलर रेडिएशन होता है, जहाँ पे कहीं की किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ना वाटर ना एयर, निर्वात होता है उसके लिए, ठीक। तो दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन। देखो क्लाउड्स का फॉर्मेशन ही एयर और वाटर वेपर के थ्रू होता है, तो एयर है इसलिए इसे कन्वेक्शन बोला गया है। तो कन्वेक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं, ठीक। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो इससे पता नहीं चल रहा है। स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, सीरोक्यूमुलस और कहीं की निम्बो स्टेटस दिया गया हुआ है। ऑप्शन ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग, इससे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और दूसरे, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको डिटेल में थोड़ा समझ आते हैं, इसका तो आंसर होगा क्यूमुलोनिम्बस हो जाएगा, ठीक। क्यों होगा वो भी देखते हैं। जैसे ये हमारी ग्लोब है, इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। बांटेगी कौन, इक्वेटर, इसीलिए इसका नाम इक्वेटर है, इक्वल से बना हुआ है, ठीक। इक्वेट करने वाली इक्वेटर हो गई, 0 डिग्री हो गया। अब देखिए इसके पास का जो वो होगा, इसके पास का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल रेज पड़ती हैं, चाहे सन इधर हो चाहे ये तो मीडियम में ही पड़ेगा, तो यहाँ पे रेज तो वर्टिकली ही पड़ेंगी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी हाई होता है। अब लैंड पार्ट या जो भी ओशन पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है कि 12 बजे के समय सूर्य जो खड़ी एकदम दोपहरी होती है उसे बोलते हैं, ठीक। तो उस टाइम क्या होता है, रेज वर्टिकली पड़ती हैं, तो वर्टिकली रेज पड़ती हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब टेम्परेचर लैग की वजह से इसका जो अर्थ का टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 PM या 3 PM के आसपास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और जैसे लो प्रेशर बनेगा यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, क्योंकि लो प्रेशर से हमेशा हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। अब यहाँ से एक साथ इतनी तेज हवाएं उड़ती हैं कॉन्वेक्शन के थ्रू कि ऊपर थोड़ी दूर पे जाके ये क्या होती हैं, बादल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पे बहुत तगड़ी बारिश होती है थंडर स्टॉर्म के साथ। और ये क्वालिटी किसकी है, क्यूमुलोनिम्बस की। निम्बस जहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब रेनफॉल, क्यूमुलो का मतलब क्यूमुलस इकट्ठा हो के रेनफॉल कराते हैं। और तीसरे कैरेक्टर से पता है तो चल ही गया, दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर स्लेप्ड टावर्स। यस, ये इस तरीके से, क्योंकि ये इस तरीके से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ऐसे, तो ये टावर्स की तरह एकदम बन जाते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्शन के थ्रू। और यहाँ पे थंडर स्टॉर्म, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपस में टकरा के बहुत ज़्यादा बिजली कड़काते हैं, तो इसलिए ये कहीं की इसके करेक्टर्स हो जाएगी क्यूमुलोनिम्बस, तो ये कहीं की दूसरा ऑप्शन होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग
इज़ फाउंड इन इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। यानी हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ में भी पता है वो पूरी तरीके से सॉलिड है। अगर वो सॉलिड अंदर मतलब लिक्विड भी है, ऐसा कहने का मतलब वो सॉलिड गोलाकार आकार में होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, जैसे हमारी बॉल होती है सॉलिड, उसको काटेंगे तो जो इनर मोस्ट पार्ट जो कोर में पाया जाएगा उसके वहाँ पे कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी जिसे बोलते हैं असंतता, कौन सी असंतता पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कहीं की फैक्चुअल है, इसको हम एक ट्रिक से बता देते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, देखो सबसे पहले ये समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, तब उसके बाद ट्रिक काम करेगी, वरना समझ ही नहीं पाएंगे क्या समझा रहे हैं हम, ठीक। ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ को किसकी तरह काट दिया, जैसे स्लाइस होती है एक फल की, जैसे खरबूजे की या तरबूज की, उस तरीके से मैंने काट लिया, ठीक। अब अर्थ क्या होती है, इस तरीके से ये अंदर का पार्ट है तो इसे बोलते हैं कोर। ये ऊपर बीच का पार्ट है, इसे बोलते हैं मेंटल, ठीक। और ये क्या हो जाएगी, क्रस्ट, यानी ऊपर वाला पार्ट है। अब देखो ये भी दो, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी होती है क्योंकि ऊपर और नीचे में काफ़ी डिफरेंस होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर क्रस्ट, जो कि सियाल और सीमा से बनी होती है। अच्छा, इसी तरीके से मेंटल भी होता है, अपर होता है और क्या होता है, लोअर होता है। अच्छा, कोर भी ऐसे होता है, इनर और आउटर, क्योंकि जो इनर ये वाला होगा ये सॉलिड होता है और जो आउटर होता है वो लिक्विड होता है। तो इनमें डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई कि नहीं, तो यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी, एक यहाँ, और फिर यहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूटी है क्योंकि क्रस्ट और मेंटल के बीच बन रही है, दो हो जाएगी यहाँ पे। फिर मेंटल में ही अपर और लोअर में डिफरेंस है तो यहाँ पे तीन, ठीक, नेमिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथी हो जाएगी जो कि किसके, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच बनेगी। और यहाँ पे इनर वाली पांच, यानी हमें पांचवें नंबर पे कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है ये बताना है। तो इसकी ट्रिक है सीएम राहुल गांधी, जो भी है CMR, इससे क्लियर हो जाएगा। तो सी से क्या होता है, कॉनरॉड, और नीचे वाली तो दो याद कर सकते हैं, कॉनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी। एम से क्या हो जाएगी, मोहविक या मोहो को डिसकॉन्टिन्यूटी। और आर से हो जाएगी रेपेटी। तो इसका मतलब इन तीनों ऑप्शन में से तो जो होगा वो तो नहीं होगा, कॉनरॉड नहीं होगा, मोहो नहीं होगा, ठीक, इन दोनों में से कुछ होगा। तो चार क्या होता है, चार होता है गुटेनबर्ग, इसके बाद ध्यान रखना। और ये पांचवा सबसे नीचे जो लिखा हुआ है लेहमैन, तो ये लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, इसकी ट्रिक है। हालांकि इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे ऊपर कान होता है तो कौन हो गया, फिर उसके बाद मुंह होता है, मोहो हो गया, उसके बाद रैप्टा मारा जाता है मुंह पे तो रैप्टे हो गए, ठीक है, रेपटी हो गई। फिर उसके नीचे मतलब घुटना होता है, ये ऐसे मान सकते हो, सबसे नीचे लेहमैन हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन हो गया। तो यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा रहा मेरे पढ़ाने का तरीका, कृपया अपना कमेंट में राय या ओपिनियन दें, और जिससे मैं काफ़ी मोटिवेटेड होऊंगा। और अगर कोई कमी हो पढ़ाने के तरीके में तो उसे बताइएगा ज़रूर, जिससे मैं सुधार कर सकूं अगली वीडियो में।